तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, यह हर उस युवा के लिए जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण। आज हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी भाषा व व्याकरण। क्या पढ़ने वाले मित्रों? तो हिंदी भाषा और व्याकरण का आज हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, ये जो हिंदी भाषा है, अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा क्या होती है, किसे कहेंगे भाषा? आइए देखते हैं। देखिए, जो भाषा है यह मूल भाषा कौन सी है हमारी? तो हमारी मूल भाषा है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा ये किससे बनी हुई है? धातु शब्द से बनी हुई है। किससे बनी है? संस्कृत भाषा के धातु शब्द से बनी हुई है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कह देते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या बोल देते हैं? तो इसे हम लोग हिंदी में क्रिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। अब देखिए, चलिए हमने ये मान लिया कि जो भाषा है वह मूल भाषा या संस्कृत भाषा के धातु शब्द से बनी हुई है। इसका जन्म कहां से हुआ है? धातु शब्द से हुआ है। लेकिन क्रिया या भाषा कहते किसे हैं? देखिए, जो भाषा होती है क्या होती है? एक माध्यम होती है। क्या होती है? या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? एक साधन कह सकते हैं। क्या है? एक साधन होती है। अब देखिए, यदि मुझे अपने मस्तिष्क में उपजे विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना है तो मैं कैसे कहूंगा? या तो आपसे बोल करके कहूंगा, या फिर क्या करूंगा? अगर आप उस भाषा की लिपि को समझ रहे हैं तो उसको लिख करके कहा जाएगा। अब समझिए, भाषा साधन कैसे हुई? मान लीजिए क्या है, यहां पर कोई एक व्यक्ति है। क्या है? कोई एक व्यक्ति या कोई समूह है। क्या है? कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह है। अब इस व्यक्ति या इस समूह को दूसरे व्यक्ति, किसको? तो दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह तक अपनी बात पहुंचानी है, तो जिस माध्यम से ये पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा? बोल करके पहुंचाएगा। तो इस माध्यम को ही क्या कहते हैं? तो इस माध्यम को ही क्या कह दिया जाता है? तो इस माध्यम को ही हम लोग क्या कहते हैं? भाषा बोल देते हैं। क्या कहते हैं? तो इस माध्यम को ही हम लोग भाषा कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। आइए अब जानते हैं क्या पढ़ेंगे। तो हिंदी में हम लोग अब पढ़ेंगे वर्ण। अब देखिए, जो वर्ण होते हैं, यदि हम लोग इनका अध्ययन करें तो इन्हें हम लोग दो भागों में बांट करके बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। वह दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका स्वर। क्या होता है? पहला है आपका स्वर, और दूसरा भाग कौन सा है आपका? तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। क्या बोल देते हैं? व्यंजन। तो जो पहला हमारा वर्ण का जो पहला भाग हो गया, जिसको हम लोग पहले भाग में बांट के पढ़ सकते हैं, वह है हमारा स्वर, और दूसरा है हमारा व्यंजन। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर स्वर की बात करें, किसकी? यदि हम लोग यहाँ पर स्वर की बात करें तो स्वर क्या होते हैं? स्वर किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं। जो स्वर होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो यह एक स्वतंत्र चर होते हैं। क्या होते हैं? यह स्वतंत्र चर होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं। अच्छा, यह स्वतंत्र चर होते हैं, तो यह स्वतंत्र चर होते क्यों हैं? अब देखिए, इन्हें स्वतंत्र चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में क्या? तो इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता
नहीं लेनी पड़ती है। क्या होती है? इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, नहीं लेनी पड़ती है। अब देखिए, जब इसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ही नहीं लेनी पड़ेगी तो क्या होगा? इसके उच्चारण में क्या होगा? इसके यहां पे लिखे दे रहे हैं, इसके उच्चारण में कोई भी अवरोध, कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो इसके इनके उच्चारण में कोई भी अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, नहीं अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। और आप सभी लोग जानते हैं, जब किसी चीज पर कोई अवरोध ही नहीं होता है, किसी चीज पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता है, तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वह स्वतंत्र है, मतलब इस पर किसी का भी कोई क्या होता है? नियंत्रण नहीं होता है। उस चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्वतंत्र चर बोल देते हैं। इसी प्रकार हमारे स्वर क्या होते हैं? यह स्वतंत्र चर होते हैं और इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, जिसके कारण इनके उच्चारण में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग स्वर को क्या बोल देते हैं? एक स्वतंत्र चर बोल देते हैं। अब देखिए, यदि हम लोग स्वर की बात करें, अभी हम लोग व्यंजन को भी जानेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं? स्वर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में अभी हम लोग व्यंजन पर भी बात करेंगे। अब देखिए, जो स्वर होते हैं यह हिंदी भाषा में कितने होते हैं? देखिए, जो हिंदी भाषा में स्वर की संख्या होती है, यह संख्या में कितने होते हैं? तो यह संख्या में होते हैं 11। कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या होती है 11। और यदि हम लोग यहीं पर मूल भाषा में स्वर की मूल भाषा में बात करें, किसमें? तो मूल भाषा में यदि हम लोग बात करें कि स्वर की संख्या कितनी होती है, पहली तो बात यह है कि मूल भाषा हमारी होती कौन है? अभी हम लोगों ने जाना था कि जो मूल भाषा या जो हमारा मूल व्याकरण है, क्या है? इसको मूल व्याकरण ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल व्याकरण जो है, इसमें जो स्वर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं हम लोग अच। क्या कहते हैं? जो संस्कृत मूल भाषा हमारी है उसमें स्वर को अच कहा जाता है। और संस्कृत भाषा में या संस्कृत व्याकरण में जो स्वर होते हैं, इन स्वर की या अच की संख्या होती है आपकी 13। कितनी होती है? तो यह संख्या में 13 होते हैं। वह 13 कौन कौन से होते हैं अभी हम लोग जानेंगे। देखिए, अब देखते हैं जो हिंदी वर्णमाला के हमारे जो स्वर होते हैं संख्या में कितने हैं? 11। अभी हम लोग इन 13 पे चर्चा करेंगे, हाँ, कि इसमें 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से होते हैं और हिंदी में 2 कम कौन कौन से। देखिए, जो यहाँ 11 स्वर होते हैं कौन कौन से हैं आपके? पहला तो हो गया आपका लघु आ, दूसरा है आपका दीर्घ, फिर ई, उसके बाद में दीर्घ ई, उसके बाद में लघु उ, फिर दीर्घ उ, उसके बाद में होता है आपका लघु ऋण। क्या होता है? लघु ऋण। उसके बाद में है आपका ए, फिर यहां पे लिखे दे रहे हैं, हाँ, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक, यहीं पे लिखे। उसके बाद में होता है आपका ए, फिर है आपका ओ, और उसके बाद में आता है आपका औ। क्या आता है? औ आता है। तो यह आपके कितने स्वर हो गए? तो यह आपके 11 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, लघु ऋण, ए, ओ और औ। यह क्या होते हैं? यह हिंदी वर्णमाला में हमारे क्या हैं? 11 स्वर होते हैं। अब देखिए, जो हमारा मूल व्याकरण या संस्कृत व्याकरण है, इसमें 2 स्वर कौन से एक्स्ट्रा होते हैं? ये क्या, जो यहाँ पर ऋण लिखा हुआ है, यह हमारे मूल भाषा या मूल व्याकरण, यानी क्या है? यह हमारे मूल व्याकरण का क्या है? तत्सम
क्या तत्सम, हाँ क्या है तत्सम रूप होती है। क्या है यह हमारे मूल व्याकरण से लिया गया क्या है तत्सम रूप है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु ऋण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग लघु ऋण बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे मूल व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में दो स्वर कौन कौन से एक्स्ट्रा या अतिरिक्त होते हैं। देखिए यहाँ पर स्वर को क्या कहते हैं अच कहते हैं। तो यहाँ पर आपका अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर आपका एक लघु ऋण दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसमें एक और ऋण रहता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं दीर्घ ऋण। और इसके अतिरिक्त एक और हमारा जो स्वर होता है इसमें एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रा के नाम से जानते हैं। तो यह गेरा और दो यह इसमें क्या हो जाते हैं ऐड हो जाने के कारण ही मूल व्याकरण में स्वर की संख्या कितनी होती है 13 हो जाती है, और हिंदी व्याकरण में स्वर की संख्या कितनी होती है 11 होती है। अभी हम लोग इसमें कुछ अपवादों पर बात करेंगे। कहते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला होती है इसमें स्वर की संख्या कितनी होती है, तो इसमें स्वरों की संख्या होती है 11। यह 11 कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने अभी एक एक करके जाना। लघु आ, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, ऋ। इसके बारे में हम लोग क्या जान रहे थे कि यह क्या होता है, तो यह मूल व्याकरण या मूल भाषा की क्या होती है तत्सम ध्वनि होती है। क्या होती है यह, तो यह मूल व्याकरण की क्या होती है तत्सम ध्वनि होती है। कौन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण में, तो इसको हिंदी व्याकरण में हम लोग कह देते हैं लघु ऋण बोल देते हैं, है ना। क्या बोलते हैं लघु ऋण बोल देते हैं। अब देखिए उसके बाद में कौन ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या है हमारे, यह हिंदी व्याकरण में हमारे क्या आते हैं 11 स्वर होते हैं। अब आप देखिए कि अब आप लोग कहेंगे कि भाई साहब हमने तो जो छोटी नहीं एनसीकेजी में किताब पढ़ाई जाती है हम लोग कक्षा 1-2 में, जब हम लोग पढ़ते थे तो कक्षा 1-2 में शुरुआत होती थी उसकी, तो उसमें दो जो है वर्ण और दिए रहते थे, जिसमें एक तो होता था आपका अंग और दूसरा होता था आपका आह। अब आप कहेंगे यदि हम लोग इन दोनों को भी इसमें जोड़ दें तब स्वर की संख्या 11 कहाँ रह जाएगी, तब कितना हो जाएगा 13 हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने छोटी किताबों में इनको भी क्या पढ़ रखा है स्वर की कैटेगरी में ही पढ़ रखा है। अब देखिए इनको हम लोग स्वर की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते हैं। अब देखिए यह जो होता है हमारा अंग जो है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। क्या होता है यह, तो इसका अर्थ होता है अनुस्वार। अब देखिए यह यदि अनुस्वार है तो आपका अह क्या होता है, तो यह हिंदी व्याकरण में विसर्ग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, विसर्ग के नाम से इसको हम लोग हिंदी व्याकरण में जानते हैं। अब देखिए यह अनुस्वर और विसर्ग इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से कह देते हैं क्या अयोग वाहक। क्या अयोग वाहक, ये क्या है अयोग वाहक वर्ण होते हैं। अब देखिए अयोग वाहक वर्ण कहते किसे हैं, अयोग वाहक वर्ण का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर क्या दिया हुआ है लघु आ, और जो लघु आ होता है यह कैसा स्वर है, तो यह क्या होता है आपका उदासीन स्वर होता है। कैसा स्वर है, तो यह आपका उदासीन स्वर होता है। और हिंदी में आ का मतलब होता है नहीं। क्या मतलब होता है, तो हिंदी में आ का मतलब है नहीं। और यहाँ पर देखिए योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है योग। योग का मतलब क्या होता है जुड़ कर, मतलब क्या योग का मतलब क्या होता है जुड़ कर। और वाह का मतलब क्या है चलने वाला। क्या, तो चलने वाला। अब देखिए यदि हम लोग इसको एक लाइन में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, अयोगवाहक वर्ण वह वर्ण होते हैं जो क्या होते हैं कि जुड़ करके नहीं चलते हैं। क्या होते हैं, जुड़ करके नहीं चलते हैं, है ना। तो इतनी बात समझ में आई, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग स्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इतनी बात समझ में आई। आइए अब इसके आगे की कहानी जानते हैं। देखिए आगे की कहानी जानेंगे। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। अब देखिए
स्वर का जो सबसे पहला जो प्रकार होता है, यदि हम लोग उस पर चर्चा करें तो वह किसके आधार पर होगा? तो वह होता है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। किसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे समय के आधार पर। अब देखिए, उच्चारण या मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर यदि हम लोग स्वर का वर्गीकरण करें तो इसको हम लोग कुल 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने? तो 3 भागों